वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जल्दी एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। इस वीडियो में क्या है कि अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 के बारे में। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 क्या बताता है दोस्तों? ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर 4 आर्टिकल हैं। वो चारों आर्टिकल आपको इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की स्टेट्स, उनके नाम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 1 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। ध्यान देने वाली बात दोस्तों इसमें ये है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो दोस्तों इसमें ये है कि इसमें दोनों इंडिया का भी नाम है और भारत का भी नाम है। मतलब एक ट्रेडिशनल नेम भी लिया गया है और एक बाहर का नाम भी, मतलब आप कह सकते हैं ऑफिशियल नेम टाइप, वैसे भी लिया गया है। भारत ट्रेडिशनल हो गया, इंडिया ऑफिशियल हो गया, ऐसा इन्होंने लिया हुआ है। इसके अंदर ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, इंडिया भी लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है। मेन चीज़ ये है। अभी सुप्रीम कोर्ट में आया था ना, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कि एक ही नाम होना चाहिए, भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 1 से रिलेटेड ही था, ठीक है दोस्तों। तो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है दोस्तों। ये एक संघ है, स्टेट्स का संघ, यूनियन है। ये किसी फेडरेशन नहीं है। देखिए दोस्तों, फेडरेशन और यूनियन में अंतर है। जैसे अमेरिका फेडरेशन है, हमारा क्या है, यूनियन है। दोनों में ये अंतर है। यूनियन नाम रखने का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टेट को हक नहीं है, चाहे इतना पावर नहीं है कि वो इंडिया से अपने आप को अलग कर ले, ठीक है दोस्तों। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ जो कि अमेरिका में है, इसलिए वहाँ फेडरेशन है, इंडिया में नहीं है, कि कोई मतलब जो इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में, समझ रहे हैं। अमेरिका में क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके 50-50 वो सारे एग्रीमेंट हैं आपस में, कि हम एग्रीमेंट है, हम आपके साथ रहते हैं, ये है वो है, उसी हिसाब से वहाँ की पॉलिटी है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में एग्रीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंडिया में एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 1 के अंदर देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। टेरिटरी ऑफ इंडिया वास्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए टेरिटरी अलग चीज़ होती है, ठीक है। इन टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों? पहला होता है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। दूसरा है आपका यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा है सॉरी, टेरिटरीज जो कि एक्वायर्ड कर ली इंडिया कभी, टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड, कभी एक्वायर करे आगे भारत, उसके लिए इन्होंने जगह छोड़ रखी थी। तो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ इसमें यह है कि इंडिया और भारत दोनों नाम दिए हुए हैं। ये एक यूनियन है। यूनियन का मतलब ये हुआ कि कभी मतलब कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता है। प्लस अमेरिका जो कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें अंतर ये है कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ किसी स्टेट के साथ कि भैया तुम रहोगे ही रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एग्रीमेंट नहीं है। वहाँ पे अमेरिका में एग्रीमेंट चलता है, यहाँ एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, आप ये समझ लो बस। और दोस्तों यही चीज़ है। आर्टिकल 2 जो है हमारा, आर्टिकल 2 दोस्तों कहता है कि मतलब जो पार्लियामेंट कहेगा, ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट के हिसाब से बाय लॉ, आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट बाय लॉ
किसी भी नए राज्य को प्रदेश बना सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे सिक्किम था ना, सिक्किम दोस्तों, सिक्किम 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे संयुक्त राज्य बनाया गया, कंबाइंड स्टेट बनाया गया था दोस्तों पहले। और इसको उसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, मतलब स्टेट बना दिया गया था। तो ये पार्लियामेंट के बाद इसका अधिकार होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के बाद इसका अधिकार होता है, मतलब कोई भी लॉ द्वारा ये करके ये कर सकता है। तीसरा क्या है आर्टिकल दोस्तों, संसद क्या कर सकता है, वही बाई लॉ, मतलब लॉ बना के संसद क्या कर सकता है, किसी भी कोई स्टेट है उसकी बाउंड्री बड़ी कर सकता है, प्लस उसकी बाउंड्री कम कर सकता है, उसको 2 भाग में बांट सकता है, समझ रहे हैं, उसकी बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, इधर उधर कर सकता है, नाम बदल सकता है। जैसे तेलंगाना बना दिया था आंध्र प्रदेश से काट कर, इसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है। ये सारी पावर इनकी आर्टिकल 3 से आती है। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 3 में ये हो गया। और सबसे देखिए आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया है, ठीक है दोस्तों, वो आर्टिकल 368 मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था आपको के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। समझ रहे, आर्टिकल 2 और 3 इज नॉट, आप ऐसे समझिए, इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, इतनी भारी मेजॉरिटी नहीं चाहिए, आराम से किया जा सकता है इसको चेंज वेंज, समझ रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं हुआ होगा ये। चलिए आगे आपको एक चीज़ बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल 3 के तहत जो बिल होगा, जैसे किसी स्टेट का कम करना है, उसको ज़्यादा करना है साइज़ उसका, उसकी बाउंड्री इधर उधर करनी है, उसका नाम बदलना है, या 2 स्टेटों को मिला के एक बड़ा स्टेट बनाना है, या एक स्टेट को बड़े स्टेट काट के 2 छोटा स्टेट बनाना है, उसके लिए क्या है, एक बिल भेजा जाएगा पार्लियामेंट में। और दोस्तों इस बिल की खासियत क्या है, ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही भेजा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने क्या बताया था, प्रायर अप्रूवल ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें प्रायर अप्रूवल ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें ऐसे रिलेट करके चलेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले में प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, इसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं कि पहले ही, मतलब बिल संसद में पेश करने से पहले ही अप्रूवल चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है, प्रेसिडेंट को जिस स्टेट के साथ छेड़खानी की जा रही है उस स्टेट को भेजना पड़ेगा ये बिल, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के साथ या मध्य प्रदेश की बाउंड्री के साथ कुछ खिलवाड़ करना है, लोकसभा में बिल आया, राष्ट्रपति कहेगा तभी संसद में बिल आएगा, और जब बिल आ गया फिर बिल वहाँ से पास होगा तो वो स्टेट को भेजेगा। यूपी की बात होगी तो यूपी को, एमपी की बात होगी तो एमपी को, कि आप इसमें रिकमेंडेशन दीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने व्यूज़ दीजिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि स्टेट को स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही अपने व्यूज़ दे देने हैं पार्लियामेंट को। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें स्पेसिफाइड पीरियड लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड पीरियड की डेट नहीं दी हुई है। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति जब भेजेगा तो निर्देश कर देगा कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर भेज दो। और अगर वो भेजते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो या ऐसा करो या ये करो या तो वो करो, लेकिन ये चीज़ राष्ट्रपति चाहे तो नहीं मानेगा, पार्लियामेंट चाहे तो नहीं मानेगा, प्रेसिडेंट, या समझ लीजिए पार्लियामेंट। दोस्तों नॉट बाइंडिंग ऑन व्यूज ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है,
मतलब वो अपनी राय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको ये, लेकिन मानना इनके हाथ में, नहीं मानना इनके हाथ में। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 4 तो आपको मैंने बता दिया, ये कह रहा है कि अगर कोई नया स्टेट बना रहे हैं आर्टिकल 2 के साथ, या तो पुराने स्टेटों के साथ या आर्टिकल 3 के अंदर कुछ आप कर रहे हैं, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके साथ स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, यानी हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, हाफ ऑफ द एमपीज और प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से ये काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों एक सवाल आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या आर्टिकल 3 में ये जो चीज़ दी हुई है उसके हिसाब से अगर आपके पास क्या इतनी पावर है कि आप भारत की किसी चीज़ को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? चीज़ में इन द सेंस भारत की ज़मीन को या लैंड को या टेरिटरी को आप दूसरे को दे सकते हैं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास पूछा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई देखिए, आप एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीडी या देना है किसी दूसरे देश को अपनी चीज़ें, समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये नॉर्मल इन प्रोसेसेस के थ्रू नहीं होगा। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 2 तो कह रहे हैं, आर्टिकल 3 के तहत नहीं माना जाएगा। ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा। यानी अगर हमें कुछ भी किसी दूसरे देश को देना है, बेरूबारी यूनियन जो मैं आपके सामने कह रहा था, बेरूबारी यूनियन यही था। हमें पाकिस्तान, यानी पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश हो गया, उसके साथ यही हुआ था बेरूबारी यूनियन में 1960 में। ये कहा गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1960 में। और कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान दोस्तों, यानी बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करनी पड़ी थी। ठीक है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट है, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री है, जहाँ टेरिटरी नहीं देनी है, उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। अब आप इसमें देख लीजिए, एक 100वां अमेंडमेंट था दोस्तों, यही है 100वां अमेंडमेंट। इसमें भी हमने बांग्लादेश को 111, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही है, 111 या 121 ब्लॉक्स दिए थे इंडिया के, और उनसे 51-71 कुछ लिया था। देख लीजिएगा 100वां अमेंडमेंट आप गूगल करके। ठीक है, तो उसमें भी ये देखिए अमेंडमेंट वर्ड आ गया ना, यानी हमें देना पड़ा वहाँ से, तो हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बस इतना सा था दोस्तों। इसमें आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें बनी, कैसे कैसे स्टेट्स बने, क्या बना, फिर सिटीजनशिप आएगा, फिर फंडामेंटल राइट्स आएगा। इसमें बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। पहली चीज़ कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी हम बिल ला रहे हैं वो पार्लियामेंट मतलब ला रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट दोस्तों, ये प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस बिल। ठीक है दोस्तों, बस यही सब चीज़ें हैं। और इंडिया और भारत दोनों नाम लिखा हुआ है, ये ध्यान दे दीजिएगा। बस यही है। और इसका मतलब क्या है, ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमें कुछ देना है, कुछ टेरिटरीज किसी दूसरे देश को देना है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, फिर से आप लोग को दोहरा देता हूँ, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द, मतलब सदन जो है आपका, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही फ़िलहाल के लिए। आगे ऐसे क्लासेज आती रहेंगी। आप साथ में किताब ज़रूर पढ़ते रहिए दोस्तों। देखिए, जो मैंने बताया, ये मैंने आपको जिस्ट बताया, किसी चीज़ का निचोड़ है ये। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब किताब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एक एक लाइन पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों जो आएंगी ना, तो आपको उसको समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप धड़ाधड़ समझते चले जाएंगे, धड़ाधड़ आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे लगे रहिए दोस्तों हमारे साथ। कोशिश करेंगे कि आपको सफलता ज़रूर मिले। धन्यवाद।